आज हम ऑस्ट्रेलियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म डिस्कस करेंगे। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके का फेडरल स्ट्रक्चर या फिर फेडरल मॉडल अडॉप्ट किया, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ फेडरल सिस्टम जो होते हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भी होते हैं, कहीं पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया जाता है और वहाँ पे फेडरल सिस्टम भी होता है। जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पे फेडरल सिस्टम भी है, फेडरल स्ट्रक्चर या फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे फेडरल सिस्टम भी है। जैसे मैं कनाडा की बात करूँ, वहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है, लेकिन वहाँ पे फेडरल सिस्टम भी है। लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म की बात करता हूँ, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया जो हुआ करता था वो पहले 6 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिवाइड हुआ करता था। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6 हिस्सों में बटा हुआ था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, ये जो 6 हिस्से थे ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग, राइट, इनको जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। तो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले एक नहीं हुआ करता था, ऑस्ट्रेलिया इकट्ठा नहीं होता था, बल्कि अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, 6 अलग हिस्सों में बटा हुआ था। सारे जो 6 अलग अलग हिस्से थे उनको ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो 6 स्टेट्स थी ये एक साथ आई और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक फेडरल बनाया। मतलब कि इन अलग अलग 6 स्टेट्स ने इकट्ठा आकर एक फेडरल ऑस्ट्रेलिया बनाया। इसलिए हम ऑस्ट्रेलियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म को कमिंग टूगेदर फेडरलिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमिंग टूगेदर फेडरलिज्म। मतलब कि ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं ये एक साथ आई हैं और तब इन्होंने जाके जो है वो एक फेडरलिज्म बनाया है, ऑस्ट्रेलिया का पूरा फेडरलिज्म बनाया है। इसलिए हम इसको कमिंग टूगेदर फेडरलिज्म भी कहते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद जब मैं ऑस्ट्रेलियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म की बात करता हूं तो हम देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं ऑस्ट्रेलियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म के। मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या अलग अलग जो वो फीचर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि जो फेडरलिज्म होता है वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल होना काफी जरूरी होता है। क्यों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? ताकि स्टेट्स की और सेंटर की, मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट जो सेंटर के लेवल पे होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनकी पावर्स को क्लियरली डिफाइन किया जाए, क्लियरली बताया जाए उसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि स्टेट्स के फंक्शंस क्या होंगे, स्टेट्स की पावर्स क्या होंगी और उसी के साथ साथ सेंटर की पावर्स क्या होंगी, सेंटर के फंक्शंस क्या होंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि पहले से हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर सेंटर की और स्टेट की पावर्स क्लियरली डिफाइन की गई है। इसी तरीके से वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां पे हम देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट एंड फेडरेटिक स्टेट्स ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम इट। जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो उनकी सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट है, और जो अलग अलग 6 स्टेट्स हैं वो अपनी पावर जो है वो कहां से डिराइव करती हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती हैं। उसके बाद इनका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे उनका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है? मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ने रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया ताकि फेडरल स्ट्रक्चर को जो है वो अफेक्ट ना किया जा सके या अमेंड ना किया जा सके। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को इतनी आसानी से अमेंड ना किया जा सके, इसलिए वहां पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी फेडरलिज्म के अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है? तो मैं कहता हूं है। कैसे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता है। कैसे? अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, सो द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स रिक्वायर्ड एट नेशनल लेवल एंड मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स सपोर्ट इन 4 आउट ऑफ 6 स्टेट्स जो है आपको रिक्वायर होती है। तो अगर मान लो आपको ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, तो उसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हैं नेशनल लेवल पे, उनका आपको अप्रूवल लेना है। मतलब कि जो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स होंगे नेशनल लेवल के, उनके द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए इस अमेंडमेंट को। और साथ ही साथ मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स की सपोर्ट चाहिए कहां पे? 4 आउट ऑफ 6 स्टेट्स। मतलब 6 स्टेट्स में से 4 स्टेट्स के अंदर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स की सपोर्ट चाहिए, तभी किसको? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड किया जा सकता है। ये सपोर्ट कैसे गेन की जाएगी? तो रेफरेंडम करवाया जाएगा। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लोग बदलते हैं। अगर लोग, मेजॉरिटी ऑफ जो वोटर्स हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स हैं, मान लो अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर नेशनल लेवल पे 1000 वोटर्स हैं, तो 1000 वोटर्स में से 500 से ज्यादा वोटर्स के द्वारा सपोर्ट चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए, इस अमेंडमेंट को मतलब सपोर्ट चाहिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए कोई अमेंडमेंट लाई जा रही है। और उसी के साथ साथ 6 स्टेट में से, मतलब 6 स्टेट्स में से 4 स्टेट्स के अंदर भी सिमिलरली मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स की सपोर्ट चाहिए। मतलब 6 स्टेट्स के अंदर, 6 स्टेट्स में से 4 स्टेट्स के अंदर मान लो उनका 10,000 वोटर है 4 स्टेट्स के अंदर, तो 10,000 के अंदर 5,000 से ज्यादा वोटर्स की सपोर्ट चाहिए, तभी जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदला जा सकता है। तो इसलिए वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सपोर्ट कैसे मतलब कि गेन की जाएगी? तो रेफरेंडम
करवाया जाएगा। मतलब कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट लाई जा रही है, उस अमेंडमेंट का ड्राफ्ट बनाया जाएगा कि ये अमेंडमेंट है, और उसको फिर लोगों में बांट दिया जाएगा, और फिर लोग उसके ऊपर अपना सपोर्ट देंगे। लोग उसके ऊपर वोट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स नेशनल लेवल पे उसको सपोर्ट करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स 4 स्टेट्स के अंदर, 4 स्टेट्स के अंदर उसको अगर सपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा, उस अमेंडमेंट को लाया जाएगा, अदरवाइज वो अमेंडमेंट नहीं लाई जाएगी। तो इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो काफी रिजिड हुआ, मतलब कि लोगों का सपोर्ट चाहिए, यहाँ पे लोग बदल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके बाद हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर है किसके अंदर, ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म के अंदर या ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब डिवीजन ऑफ पावर भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या फीचर है फेडरलिज्म का, मतलब कि पावर का डिवीजन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेंटर जो है वो स्टेट्स को पावर दे, या स्टेट्स जो है वो सेंटर के ऊपर निर्भर हों पावर के लिए। तो यहाँ पे क्लियरली डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। तो ये डिवीजन ऑफ पावर ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है। कैसे? 40 के अराउंड सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है या फेडरल लेजिस्लेचर जो है वो लेजिस्लेट कर सकता है। मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी या नेशनल लेवल पे जो उनका लेजिस्लेचर होगा, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, वो 40 सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या कर सकता है, लेजिस्लेट करता है। ये 40 सब्जेक्ट्स क्या होंगे, तो जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब 40 सब्जेक्ट्स के अंदर आता है। उसके बाद वहां पे सेकंड लिस्ट आती है। सेकंड लिस्ट को हम अनलिस्टेड सब्जेक्ट्स भी कहते हैं, या फिर रेजिडुअली लिस्ट भी कहते हैं, या फिर रेजिडुअल पावर्स भी हम उनको कहते हैं। ये जो अनलिस्टेड सब्जेक्ट्स हैं या फिर ये जिनको हम रेजिडुअल पावर्स कहते हैं, इसके ऊपर कौन लेजिस्लेट कर सकता है, तो स्टेट्स जो है वो इसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकती हैं, और वो भी एक्सक्लूसिवली, मतलब कि पूरे तरीके से एक्सक्लूसिव तरीके से जो है वो स्टेट्स जो है वो अनलिस्टेड सब्जेक्ट के ऊपर या फिर रेजिडुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो लेजिस्लेट कर सकती हैं। स्टेट्स के पास पूरी पावर है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेट करने की, जो अनलिस्टेड सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि वहां पे एक और लिस्ट आती है, कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे इंडिया के अंदर भी कॉन्करेंट लिस्ट आती है। इस कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर बोथ कैन लेजिस्लेट, मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट भी लेजिस्लेट कर सकती है और स्टेट्स भी लेजिस्लेट कर सकती हैं। लेकिन अगर दोनों ने कोई कानून बना दिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कॉन्करेंट लिस्ट में से एक सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना दिया है, तो फेडरल गवर्नमेंट का कानून जो है वो वहां पे प्रिवेल करेगा, मतलब फेडरल लॉ जो है वो वहां पे प्रिवेल करेगा। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, इसके अंदर बाइकैमरलिज्म है, मतलब बाइकैमरल लेजिस्लेचर है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर होना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसके अंदर, फेडरलिज्म के अंदर। क्योंकि हम देखते हैं कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर क्या होता है, एक तो डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे चुन के आते हैं एक हाउस के अंदर, दूसरे हाउस के अंदर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। सो सेम गोज विद ऑस्ट्रेलिया एज वेल। वी कैन से दैट ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर को अडॉप्ट किया गया है। जो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल लेवल पे लेजिस्लेचर है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, वहीं पे वहां पे उनका जो ऑस्ट्रेलियन लेजिस्लेचर है नेशनल लेवल पे, वहां पे 2 हाउसेस आते हैं, 2 हाउसेस आते हैं। एक हाउस जो है उनका सीनेट है, जिसको सीनेट के नाम से जाना जाता है। इसको वो अपर हाउस के नाम से भी वहां पे जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पे राज्यसभा है हमारे इंडिया के अंदर। और दूसरा वहां पे आता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, जैसे इंडिया में लोकसभा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आएंगे पूरी कंट्री से, और सीनेट के अंदर जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है सारी स्टेट्स को। मतलब कि हर एक स्टेट जो है वो 12 मेंबर्स भेज सकती है सीनेट के अंदर। तो हर एक स्टेट को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, पॉपुलेशन, हर एक स्टेट को इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिली है सीनेट के अंदर। मतलब कि हर एक स्टेट 12 मेंबर्स जो है वो सीनेट के अंदर भेज सकती है। उसके बाद फिफ्थ हम इसके अंदर जुडिशियल स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, मतलब कि जुडिशियल स्ट्रक्चर कैसा है ऑस्ट्रेलिया का। तो हम देखते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट वहां पे है। एपेक्स कोर्ट भी इसको कहा जाता है, हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा कोर्ट वो है, उसको एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। हाईएस्ट कोर्ट है वो कंट्री का, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का। उसको फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी कहा जाता है। इट सॉल्व्स ऑल द फेडरल डिस्प्यूट्स। तो जितने भी फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं, मान लो सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, स्टेट्स का आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो सॉल्व करता है। उसके बाद तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब कि जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको जुडिशरी इंडिपेंडेंट और इंपार्शियल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, फेडरलिज्म का। उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा यूनिक फीचर है किसका, ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म का। क्या, फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल जो है वो किसके रिलेटेड है, मनी के रिलेटेड है, पैसे के रिलेटेड आप कह सकते हैं फिस्कल टर्म को। तो फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर हम वहां पे देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल फिस्कल इक्वलाइजेशन का कंसेप्ट है, HFE जिसको हम कहते हैं। यहां पे क्या किया जाता है,
फिजिकल रिसोर्सेज को जो है वो इक्वली स्टेट्स में बांटा जाता है। तो हर एक स्टेट को इक्वली फिजिकल रिसोर्सेज दिए जाते हैं, मतलब पैसा वगैरह या रिसोर्सेज जो है वो हर एक स्टेट को इक्वली दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, दूसरी स्टेट के पास पैसा ही नहीं है, वो काम ही नहीं कर सकती है ऑटोनॉमस तरीके से, तो वहाँ पे पैसे को भी इक्वल तरीके से बांटने की कोशिश की जाती है, बांटा जाता है, ताकि स्टेट्स जो हैं वो ऑटोनॉमसली फंक्शन कर पाएं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टेट्स की ये रहती है फेडरलिज्म के अंदर कि उनके पास पैसा ही नहीं होता है, रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं, तो वो खुद काम कैसे कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो कि वहाँ पे उनको इक्वली पैसा भी बांटा जाए, रिसोर्सेज भी दिए जाए, तो वहाँ पे फेडरलिज्म के अंदर स्टेट्स बड़े ऑटोनॉमसली और इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगी। एंड वही होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहाँ पे फिजिकल फेडरलिज्म या फिर हॉरिजॉन्टल फिजिकल इक्वलाइजेशन का कंसेप्ट है, जिसके थ्रू हर एक स्टेट को जो है इक्वल फिजिकल रिसोर्सेज देने की बात की जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का फेडरलिज्म कैसा है। ऑस्ट्रेलियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म को हमने यहाँ पे कवर किया। मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया पहले 6 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, 6 स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था। इन 6 स्टेट्स ने ये फैसला किया कि हम एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म बनाएंगे। उस ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म को हम कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि क्योंकि इन 6 स्टेट्स ने जो है वो एक साथ मिलकर आई है 6 स्टेट्स, और इन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म बनाया, इसलिए इसको हम कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहते हैं। ये एक बड़ा ट्रू फेडरलिज्म है, मतलब कि हमें देखने को मिलता है कि जो ऑस्ट्रेलियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है, इसको हम ट्रू फेडरलिज्म भी कह सकते हैं, मतलब कि सही तरीके से फेडरलिज्म है ये। जैसे मैंने कनाडा की बात की थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वो क्वासी फेडरल कंट्री है, वहां पे जो है वो सेंटर के पास ज्यादा पावर्स हैं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे सेंटर और स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स हैं, जैसे अमेरिका के अंदर है। तो एक ट्रू फेडरल कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, और यहां पे हमने इसके अलग अलग फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं। इस तरीके से हम इस लेक्चर को भी यहां पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।